नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख शिक्षण विधियों से संबंधित कंप्लीट नोट्स देखेंगे। टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। मतलब 15 नंबर इस टॉपिक से कवर हो जाएगा पूरे सीटेट के एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक कंप्लीट नोट्स है। इतने ज़्यादा जो शिक्षण विधियां हैं, जितने भी शिक्षण विधियां आज तक 2011 से लेकर के 2024 तक पूछी गई हैं, उन सभी का सार मैं लेकर के आया हूं। इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना, रट लेना। आपको ये पता होना चाहिए कि इस शिक्षण विधि का मूल मंत्र क्या है, मूल अर्थ क्या है। अगर ये आपको पता हो गया तो आप आंसर्स लगा लेंगे। लास्ट में मैं आपको करीब 30 क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाए। तो आइए इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वो है 100 लाइक्स का। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और हमें यह भी बताइएगा कि सीटेट में आपका कौन सा टॉपिक अभी तैयार नहीं है, या फिर किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यकीनन मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बेस्ट एंड बेस्ट वीडियो बना करके दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगा। लेकिन आप हमें कमेंट करेंगे तभी तो मैं करूंगा, है ना। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला टीचिंग मेथड है वो है पोर्टफोलियो आधारित विधि। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके पूरे सीटेट एग्जाम में। आप देखिए तो आपको दो तीन क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता क्या है? ये छात्रों की प्रगति का दस्तावेज होता है, ठीक है। ये विधि जो होती है, ये विद्यार्थियों को अपनी प्रगति का चिंतन करने, स्वमूल्यांकन करने और अपने सीखने के लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का अवसर देती है पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे एक दस्तावेज बनाया जाता है बच्चे के प्रगति का, जो प्रगति का दस्तावेज होता है, और ये उनको लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। ये विधि एक बार के परीक्षा आधारित मूल्यांकन के बजाय निरंतर प्रगति पर केंद्रित होती है। पोर्टफोलियो जो होता है प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगतिगत, अब ये इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक विद्यार्थी की ये व्यक्तिगत रुचियों का, इसमें कौशल का, इसमें प्रगति को दर्शाया जाता है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बच्चे का जो व्यक्तिगत रूप से एक रिपोर्ट कार्ड जो तैयार किया गया हर बच्चे का, जिसमें उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाता है, उसके कौशलों को भी देखा जाता है, उसके प्रोग्रेस को देखा जाता है कि उसने कितना पढ़ाई में प्रोग्रेस किया, किन किन चीज़ों में प्रोग्रेस किया, किन चीज़ों में वो अच्छा है, किन चीज़ों में कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ याद रखना, ये व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो सभी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, ठीक है। फिर उनमें सुधार किया जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं, अगला मेथड है प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि। इसमें क्या होता है कि यह विधि देख कर सीखने, लर्निंग बाई डूइंग, या लर्निंग बाई ऑब्जर्विंग के सिद्धांत पर आधारित है। प्रदर्शन करना मतलब ऑब्जर्व करके, देख करके उसका प्रदर्शन करना है। तो यह विधि जटिल अवधारणाओं को दृश्य रूप में समझने में आसानी होती है। इस विधि से हम जटिल अवधारणाओं को दृश्य देख करके समझने में आसानी होती है। यह विधि विशेष रूप से प्रदर्शन विधि किस में करोगे आप? तो ये विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, कला और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। इसमें क्या होता है, छात्र जो बच्चे होते हैं वो अवलोकन करके सीखते हैं, ठीक है। इससे बच्चों में समझ और व्यवहारिकता की वृद्धि होती है। मतलब बच्चे के अंदर प्रदर्शन जब करेगा तो बच्चा जैसे विज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है ना, तकनीकी से, तो बच्चे के अंदर उसकी समझ बढ़ेगी। मतलब उसके अंदर चिंतन शक्ति और कह लीजिए आलोचनात्मक क्षमता का विकास होगा, ठीक है। चलिए, व्याख्यान विधि जिसे हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि टीचर मुख्य रूप से बोलता है और जानकारी प्रदान करता है, जबकि विद्यार्थी सुनते हैं और नोट्स लेते हैं, ठीक है। मतलब व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर बोर्ड के सामने खड़ा होकर के अपना लेक्चर दे रहा है, जानकारी प्रदान कर रहा है, और बच्चे सुन रहे हैं और उससे रिलेटेड अपना नोट्स बना रहे हैं। जैसे मैं आपको प्रदर्शन दे रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं इस टॉपिक का, और आप उसका नोट्स बना रहे हैं। तो ये मूलतः शिक्षक मतलब टीचर केंद्रित होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, विधि होती है।
इसमें एक तरफा संचार और छात्र की सक्रिय भागीदारी सीमित होती है। इस बात ध्यान रखना, किसमें जो है सीमित होती है? व्याख्यान विधि में। ऐसे यही सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। इन्हीं जो है चीजों को वो लिख के देते हैं और अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है, सीमित इसलिए होती है क्योंकि टीचर ही सिर्फ केवल उस शब्द की व्याख्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है, और बच्चे चुपचाप निष्क्रिय रूप से सुनते हैं और अपना नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है डिस्कवरी मेथड, अन्वेषण विधि। इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है वो स्वयं जो है खोज के माध्यम से सीखता है। जब स्वयं जो है किसी चीज को खोजता है तो उससे जो है बच्चे के अंदर जिज्ञासा और समस्या, स्वयं से जो है समस्या को समाधान कौशल जो है बढ़ता है। ये जो अन्वेषण विधि होती है ये विज्ञान और गणित में सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली होती है। सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होती। सभी छात्रों का मतलब होता है कि जो बच्चे जो है जो विशेष बालक होते हैं ना, है ना, उन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती क्योंकि उनमें वो आईक्यू लेवल नहीं होता, जिसकी वजह से या कोई शारीरिक अक्षमता की वजह से ऐसा हो पाता है। ठीक है, संकेत देना, इस विधि में संकेत देना और मार्गदर्शन जो है सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से कार्य करता है। छोटे छोटे जो है खोज कार्य बच्चों को दें, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अनुकरण विधि। सिमुलेशन मेथड में क्या होता है कि विद्यार्थी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या प्रक्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अनुकरण करके सीखते हैं। इसमें गलतियां जो है करने का जोखिम सबसे कम होता है। ये विधि जो है आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करती है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है जहां पे बच्चा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स पे बात करे, मतलब अपनी कमियों पे भी बात कर ले, अपनी खामियों पे भी बात कर ले। तो इस तरीके के चिंतन होता है। जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछो तो बच्चा वो जो है, जैसे एक मूवी का रिव्यू देना हो तो उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, हाँ पिक्चर बहुत अच्छी थी, उसमें एक्शंस बहुत अच्छे थे, और उसमें कमियां ये थी थोड़ी स्टोरी जो है अच्छी नहीं थी, उसका एक्टर जो था वो ज़्यादा अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाता। तो इस तरीके के जो चिंतन को हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, विज्ञान और चिकित्सा और रक्षा आदि के जो है क्षेत्र में ये जो है चिंतन, ये जो विधि है ये उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न विषयों को जो है हम जोड़ते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान के सबको एक समस्या के इर्द गिर्द जोड़ा जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ जोड़ देना। तो कई विधियों का मिला करके जब हम काम करते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड विधि भी कहते हैं। तो ये विधि जो होती है बच्चों में संपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करती है। तो भाई जब बहुत सारे चीजें मिली होंगी तो बच्चे के अंदर संपूर्ण दृष्टिकोण भी विकसित होगा। तो ये संपूर्ण दृष्टिकोण विकसित होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो समझ है वो भी बेहतर होगी। ये विधि जो होती है नवीन पाठ्य चर्चा पद्धतियों पे उपयोगी होती है। नवीन पाठ्य चर्चा के लिए क्यों उपयोगी होगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिले होते हैं भाई, इसमें साइंस भी मिली है, केमिस्ट्री भी मिली है ना। तो इसलिए जब नवीन पाठ्यक्रम होता है ना, नया सिलेबस आधारित जो है चर्चाएं होती है उसमें ये काम करती हैं। ठीक है, बात यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट जो है विधि है वो है वैयक्तिक शिक्षण विधि, इंडिविजुअलाइज्ड जो है इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि हर ये इसमें क्या होता है व्यक्तिगत रूप से, तो इसमें प्रत्येक जो है छात्र की गति से शिक्षण होता है। व्यक्तिगत जो है आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। विशेष शिक्षा और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है कारगर होती है व्यक्तिगत शिक्षण विधि। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समय और संसाधन जो है गहन होता है इसमें। व्यक्तिगत जो है कार्य पत्रक और मार्गदर्शन दिया जाता है इसमें। प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। ये सभी लाइंस जो है आपको एग्जाम में बिल्कुल ऑप्शंस के रूप में दी जाएंगी और आपको सही टिक मार्क करना होगा, याद रखिएगा। संवाद विधि में क्या होता है, मैं ये सभी पॉइंट्स आपको मतलब पेपर्स देख करके कि संवाद विधि में क्या क्या पूछा गया है उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे रखा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब संवाद विधि मतलब संवाद करना, डिस्कशन करना। अब ये डिस्कशन किसके बीच में होगा? छात्र और टीचर के बीच में होगा। तो छात्र और टीचर के बीच में जब संवाद होगा तो इससे क्या होता है बच्चे के अंदर विचार की, अभिव्यक्ति की और आलोचनात्मक सोच की वृद्धि होती है। तार्किक चिंतन और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अब जब संवाद करते हैं तो हम छोटे समूह में चर्चा प्रभावी होती है और सहभागिता को इससे बढ़ावा मिलता है। छोटे समूह में मतलब दो दो चार चार का ग्रुप कर लीजिए, उसमें जो है डिस्कशन करवाइए बच्चे से, तब ये सबसे ज्यादा। अब मान लो 100 लोगों के बीच में डिस्कशन कराओगे तो कैसे काम चलेगा, इसकी बात हो रही है। सहभागिता मतलब जो है को जो एक दूसरे के बीच में जो सहभागिता होती है ना, 4 लोगों के बीच में एक दूसरे के, तो इसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड।
ये क्या होता है, ये मेथड दिया गया है जॉन डुई द्वारा, नोट कर लेना। ये शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी जो है किसी विशिष्ट जो है परियोजना या कार्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से समूह में, या अब यहां पे ध्यान रखना, प्रोजेक्ट या तो स्वतंत्र होगा या समूह में कार्य करता है। ठीक है, यह विधि जो है लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है स्वयं से जो है करते हुए अपने कार्य को सीखना। ठीक है, छात्र समूह में कार्य करते हैं, रचनात्मक और स्वनिर्देशन को बढ़ावा मिलता है, इससे बच्चे के अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अब आ जाते हैं, अगली विधि है खोज विधि, जिसे कहते हैं हम डिस्कवरी मेथड। इसमें छात्र खुद जो है उत्तर खोजने का प्रयास करता है और यह विधि ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित है। इसमें टीचर जो है विचारोत्तेजक प्रश्न पूछता है, मतलब जिसमें विचार किया जा सके इस तरीके के प्रश्न पूछता है, और विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं वो अनुसंधान अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब जो विद्यार्थियों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं टीचर। शिक्षक जो है सीधे उत्तर देने के बजाय मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा करके रेफरेंस देगा, है ना, थोड़ा सा जो है मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी हेल्प करता रहेगा, थोड़े थोड़े बीच बीच में जब उसको नहीं आएगा तो उसको कहेगा अच्छा ये पॉइंट आप रखो, इसके बाद आप देखो आगे का सॉल्यूशन क्या आता है। इस तरीके से मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। बच्चे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस विधि से बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसे कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड। सभी मेथड्स को पढ़ लेना क्योंकि 15 नंबर आपको यहां से मिलेंगे और इसको बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। यकीनन मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जब मैं लास्ट में आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप मुझे कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, सही सही जवाब देना। विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है कि इसमें हम किसी विषय को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ करके शिक्षण प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्लेषणात्मक विधि में, एनालिटिकल मेथड में, हम छोटे छोटे भागों में किसी समस्या को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। इस तरीके से समझ जाइए। जटिल अवधारणाओं को हम सरल बनाता है ये मेथड। गणित, विज्ञान, इन सब में जो है ये मेथड काम करता है और ये सीमा इसकी ये है कि ये समय लेने वाली जो है विधि होती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ते हो। अगर किसी समस्या को जो है जानना होता है कि कहाँ पे समस्या आ रही, तो छोटे छोटे भागों में तोड़ोगे। अब पता चला वो समस्या आखिर में है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है और ए, पहले आपने ऑप्शन पढ़ा ए और आंसर आपको मिल गया, लेकिन आपका आंसर मान लीजिए डी में है, तो आप क्वेश्चन का ए भी पढ़ोगे, बी भी पढ़ोगे, सी भी पढ़ोगे, तो समय टेकिंग हो गया ना। तो यही पे ऐसी बात हो रही है। इस मेथड में चरणबद्ध जो है विश्लेषण किया जाता है और उदाहरण से जो है सिखाया जाता है। समग्र दृष्टिकोण जो है विकसित होता है, मतलब इसका समग्र दृष्टिकोण भी शामिल करा जाता है बच्चों को पढ़ाते हुए। अब आ जाते हैं, अगला मेथड है सिंथेटिक मेथड, जिसे कहते हैं संश्लेषण विधि। अब इसमें क्या होता है, संश्लेषण में मतलब कई भागों को जोड़ करके हम शिक्षण प्रारंभ करते हैं। ये समग्र जो है समझ विकसित करती है। जब हम कई भागों को जोड़ते हैं तो ये जो है बहुत जो है बेहतर समझ को विकसित करने के काम आती है। सामाजिक अध्ययन और साहित्य में काम आती है। जटिल हो सकती है ये विधि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई। अब पता चला इसमें जो है केमिस्ट्री भी जुड़ गई, इसमें फिजिक्स भी जुड़ गई, है ना, इसमें मैथमेटिकल गणनाएं भी है, तो इसमें कितना जटिल हो गया, है ना। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि जटिल पद्धति हो सकती है। इसमें अवधारणाओं को जोड़ना होता है और फिर उदाहरण देना होता है। इस तरीके से हम सकते हैं कि बच्चों को अवधारणाओं को जोड़े और फिर उदाहरण दे, इस तरीके से हम समझा सकते हैं। तो जटिल, सरल से जटिल की ओर बढ़ने, ये इस मेथड का जो है एक वो है। नेक्स्ट विधि है यहाँ पे आगमन विधि, जिसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ये विधि जो है इसका जनक थे अरस्तु। छात्रों को पहले जो है विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है, तथ्य बताए जाते हैं, अवलोकन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके आधार पर उसके सामान्य नियम, सिद्धांत और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये विधि जो होती है ये उदाहरण से नियम की ओर लेके जाती है विधि। ये पॉइंट आपको याद रखना। इंडक्टिव मेथड आपको उदाहरण से नियम की ओर लेके जाती है। तो ये विधि जो है चाइल्ड सेंटर्ड विधि मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये विधि जो है विशेष से सामान्य की ओर जाती है, इसको नोट कर लेना। विशेष से सामान्य की ओर लेके जाती है। विश्लेषण करने और तार्किक चिंतन की क्षमता इस विधि से बढ़ती है। इस विधि से सक्रिय भागीदारी जो है बढ़ती है। जैसे एक छात्र अवलोकन करते हैं, चर्चा में सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, वास्तविक जीवन के उदाहरण सीखने में उपयोगी बनाते हैं।
अब आ जाते हैं, अगली विधि है डिडक्टिव मेथड, जिसे कहते हैं निगमन विधि। इंपॉर्टेंट है, इस विधि के भी जनक अरस्तु हैं। इस विधि में क्या होता है कि पहले हम नियम बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं, फिर उसके बाद हम उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली विधि क्या है? ये है निगमन विधि, नियम से उदाहरण की तरफ जाती है। यह विधि जो है सामान्य से विशेष की ओर लेके जाती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। बुनियादी अवधारणाओं और तथ्यों को सिखाने के लिए उपयोगी, विशेषकर परीक्षा की तैयारी में रचनात्मकता इस विधि में सीमित होती है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि किस विधि में रचनात्मकता सीमित होती है, तो निगमन विधि में रचनात्मकता सीमित होती है। और यह तथ्यों को सिखाने में, अवधारणाओं को सिखाने में, विशेषकर जो है परीक्षा की तैयारी में उपयोग की जाने वाली विधि है। एक तरफा शिक्षण के कारण छात्र जो है इसमें सक्रिय भागीदारी इसमें कम हो रहता है, तो छात्रों की सक्रिय भागीदारिता कम रहती है। अब आ जाते हैं अगली विधि, जिसे कहते हैं समावेशी शिक्षण विधि, इंक्लूसिव टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि सभी, अब समावेशी शब्द जुड़ गया है तो इसका मतलब है सभी छात्रों को शामिल करने का तरीका है ये विधि। इसमें विविधता और समानता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सभी बच्चे हैं तो इसमें कई भाषाई बच्चे हो सकते हैं, कई भाषी बच्चे हो सकते हैं, है ना, कई धर्म जाति के बच्चे हो सकते हैं, तो इसलिए विविधता को बढ़ावा मिलता है, समानता को बढ़ावा मिलता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है इस जो है शिक्षण विधि में शामिल होते हैं। अतिरिक्त प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी सामग्रियों का प्रयोग होना चाहिए, सहयोग, सभी का समान अवसर, ये सब कुछ जो है इस जो है विधि की एक मूलभूत आवश्यकता है कि मतलब अनुकूलित सामग्री होनी चाहिए, सभी का सहयोग होना चाहिए और सभी को समान अवसर देने चाहिए। ये सभी जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले मेथड की ओर, जिसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, लघु शिक्षण विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विधि। जो होता है टीचरों को विशिष्ट शिक्षण कौशल जैसे प्रश्न पूछना, उदाहरण देना, कक्षा प्रबंधन में निपुणता हासिल करने में मदद करती है। लघु शिक्षण विधि जो होता है टीचर के लिए बहुत कारगर होता है। तो ये विधि जो है टीचर प्रशिक्षण में उपयोगी होती है, क्योंकि ये शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। ये कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। टीचर को अपनी कमियों को सुधारने के लिए पुनः शिक्षण जो है रीटीच का अवसर मिलता है और कौशल और मजबूत हो जाता है। ठीक है, जितना भी कुछ लिखा है ये सब कुछ पेपर में पूछे गए पॉइंट्स हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूं, जैसा कुछ पेपर में लिख के आया है वैसा ही मैंने आपको दे दिया है। अगर आपने तैयार कर लिया, याद कर लिया, तो यकीनन आपके क्वेश्चंस खूब सही होंगे इससे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सहकारी अधिगम, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या होता है? तो कोऑपरेटिव मतलब यहाँ पे समूह में मिलकर के कार्य होगा, नेतृत्व और टीम वर्क का विकास होता है इस लर्निंग में। ठीक है, मेथड में कह सकते हैं विविधता का सम्मान होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव में मतलब कई लोग समूह में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विविधता का सम्मान होगा। कई भाषी हो सकते हैं, कोई धर्म का हो सकता है, कई जो है जाति के हो सकते हैं, सब जो है मिक्सचर होगा यहाँ पे, तो इसलिए विविधताओं का सम्मान होगा भाई, है ना। कोई जो है इस पर ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की जो है भावना विकसित होती है, सबकी जवाबदेही होगी, ऐसा नहीं कि किसी एक पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि भाई सब मिल करके काम कर रहे थे ना, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान विधि। क्या होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है कि ये विद्यार्थी किसी वास्तविक या काल्पनिक समस्या को हल करने के लिए तार्किक, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग करता है। जैसा कि मैंने आलोचनात्मक चिंतन का मीनिंग बताया था, जहां पे बच्चा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स पे बात करेगा। ठीक है, अनुसंधान और सोच कौशल का विकास होता है इस विधि से। समाधान खोजने की प्रक्रिया सिखाई जाती है बच्चे के अंदर समस्या समाधान विधि में। यह विधि जो होती है विद्यार्थी केंद्रित होती है, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। नोट कर लेना, यह विधि विशेष रूप से विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा में प्रभावशाली होगी। विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है, नोट कर लेना। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है, नोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। अब इसमें क्या होगा कि भाई टीचर प्रश्न पूछेगा और छात्र उत्तर देगा, इसलिए इसे कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर आपको देना होगा, तो आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो इससे सोचने की क्षमता विकसित होती है।
छात्रों की समझ का तुरंत मूल्यांकन होता है, नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। अब प्रश्नोत्तर आपने बोर्ड में कुछ पढ़ाया, अब आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक तो पहले बात ये पता चल जाता है कि बच्चा आपकी बात को सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था। दूसरा, इसकी समझ का मूल्यांकन हो कि इसको टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसका मूल्यांकन हो जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा उसको पढ़ाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका निदान करेंगे। संवाद और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। जब यहाँ पे टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, टीचर उसका उत्तर देगा, तो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। शिक्षक को बच्चों के गलत उत्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। भाई देखिए, यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चा आंसर दे रहा है, तो हो सकता है कि आंसर गलत देगा, तो उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है, ऐसा नहीं कि धर धर के मारना कूटना शुरू कर दे। तो ये सब नहीं करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है रोल प्ले मेथड, 20वां है। रोल प्ले मेथड होगा कि इसमें क्या होता है, छात्र किसी भूमिका का अभिनय करते हैं, रोल प्ले करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे संप्रेषण कौशल का विकास होता है, सामाजिक कौशल बढ़ता है, ठीक है। सामाजिक स्थिति को समझने में यह सहायक होता है रोल प्ले, ये बात भी ध्यान रखिएगा। शर्मीले छात्रों में, जो शर्मीले होते हैं छात्रों में, आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा रोल प्ले करवाते हैं ना, नाटकीय जो है करवाया जाता है ना स्टेज में, कि आप जो है इस तरीके के रोल प्ले जो है करिए। महात्मा गांधी कोई बना देता है, तो कोई जो है 15 अगस्त में इस तरीके के कराते हैं ना, महात्मा गांधी कोई बन के आ रहा है, तो कोई भगत सिंह बन के आ रहा है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस बन के आ रहा है, तो इस तरीके से एक्टिविटी कराते हैं, तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, ठीक है। 21वां है मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसे कहते हैं कहानी विधि। अब ये विधि जो होती है, ये शिक्षण का रोचक और भावनात्मक जो है बनाता है। मतलब ये शिक्षण को रोचक बनाता है और भावनात्मक बनाता है, कल्पना और स्मृति को बढ़ावा देता है। इस विधि कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड में बच्चे को जब आप स्टोरी सुनाते हैं, तो उस बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता डेवलप होती है ना, और स्मृति याददाश्त भी बढ़ती है उससे। भाषा और नैतिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी बातें बताइए कि बेटा ये गलत बात होती है ना, हम लोग अच्छा काम करेंगे तो ऐसे होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से आप बता सकते हैं। भाषा डेवलप में बहुत काम आती है। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने में जो है बेहतर मानी जाती है ये विधि। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग मेथड। तो यहाँ अनुभव आधारित अधिगम, जिसमें विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से कार्य करके, प्रयोग करके और गतिविधियों में भाग करके सीखते हैं। तो यहाँ लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से जो है गतिविधियाँ की जाती हैं। ये सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डुई हैं, नोट कर लेना। बच्चे में सीख जो है स्थायी सीख प्रदान करना होता है। इसका जो मकसद होता है लर्निंग बाय डूइंग में, ये स्थायी जो है सीखना जो है प्रदान करना होता है। इस विधि में बच्चों में गहरी समझ विकसित होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ये विधि जो है छात्रों में नए विचार और रचनात्मक समाधानों को प्रोत्साहित करती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, अपने दिमागी घोड़े दौड़ाना, इसे कह सकते हैं, बहुत सरल भाषा में कहें तो। ब्रेन स्टॉर्म में क्या होता है, बच्चे में नए विचारों को सोचने समझने का जो है मौका मिलता है इस मेथड से। रचनात्मक समाधानों को जो है प्रोत्साहन मिलता है। नए जो है नवाचार क्षमता को बढ़ावा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नवाचार और रचनात्मकता को इस मेथड से बढ़ावा मिलता है। समूह चर्चा में ये जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बहुत कारगर होती है। विभिन्न विचारों पर चर्चा करने से छात्रों में विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। विचारों की आलोचना नहीं की जाती है, जिससे छात्र बेझिझक अपनी राय व्यक्त करते। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में आलोचना जल्दी नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि आलोचना तुरंत आलोचना पे आ गए, कि कुछ बोला नहीं कि एकदम से आ रहा है तो गलत बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है, बेझिझक जो है अपनी राय व्यक्त करते हैं, ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना। अब नेक्स्ट मेथड है बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषिक विधि। इसमें क्या होता है, दो भाषाओं का प्रयोग होता है। एक स्थानिक, मतलब स्थानिक कह सकते हैं, क्षेत्रीय कह सकते हैं, मातृभाषा कह सकते हैं, और दूसरी लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा का मतलब होता है टारगेट भाषा। टारगेट का मतलब हो गया जो आपने सोचा है कि मुझे ये सीखना है। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप सीखना चाहते हो इंग्लिश, आपकी मातृभाषा इंग्लिश है और आप सीखना चाहते हो जर्मन, है ना, संस्कृत सीखना चाहते हो, तो इसको कहते हैं हम टारगेट भाषा, लक्ष्य भाषा। इसका उद्देश्य होता है दो भाषाओं में दक्षता विकसित करना और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, ठीक है। सांस्कृतिक समझ क्यों हो रहा है यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि
पहली जो भाषा ही मातृभाषा है, तो आपकी सांस्कृतिक भाषा है हिंदी, दूसरे की तमिल हो सकती, तीसरे की पंजाबी हो सकती, चौथी की गुजराती हो सकती है। तो सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये विधि जो है सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देती है और विद्यार्थियों की मातृभाषा को महत्व देती है। पॉइंट तो नोट होगा। समझ और अनुवाद क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि भैया समझ बेहतर होगी, अनुवाद क्षमता, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है पहली भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना भी सीखेगा। भाई जब टारगेट भाषा सीखेगा तो अपनी भाषा का अनुवाद तो करेगा ही करेगा, तो अनुवाद क्षमता में बेहतर होता है और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए बेहतर विधि मानी जाती है। नाटकीय विधि में क्या होता है, ड्रामेटिक मेथड में क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं ये सक्रिय रूप से इसमें शामिल होते हैं और रचनात्मकता, भावनात्मक समझ और सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। ये विधि सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित होती है, क्योंकि इसमें बच्चे स्टेज पे खड़े होकर नाटक जो है करते हैं, है ना। बच्चे की अपनी जो है रोल प्ले वाला ही है, समझ लीजिए आप। रोल प्ले के अलग अलग नाम है, तो रोल प्ले ही है बिल्कुल। तो कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का उपयोग करके विचारों को व्यक्त करता है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट विधि है लेबोरेटरी मेथड। ये विधि जो है छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग के माध्यम से व्यवहारिक रूप से लागू करने का अवसर देती है। तो इस सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से, जैसे सैद्धांतिक ज्ञान लैब में क्या होता है, जैसे आपने कोई अपनी कॉपी में कुछ लिख रखा है, उसको फिर प्रयोग के माध्यम से जो है लागू करते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, गहरी समझ विकसित होती है। प्रयोगशाला में शिक्षण जो है कराया जाता है। लैब विधि में आमतौर पे जो टीचिंग होती है वो प्रयोगशाला में होती है। अनुभव आधारित शिक्षण विधि है। भाई जब प्रयोग करोगे तो अनुभव कुछ ना कुछ होगा। तो ये प्रत्यक्ष जो है प्रयोग से छात्र जो है सीखते हैं और इससे बच्चे के अंदर जिज्ञासा बढ़ती है। विज्ञान विषय में सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग की जाने वाली विधि है। अवलोकन और निष्कर्ष निकालना सिखाया जाता है इसके माध्यम से, इस विधि के माध्यम से। सभी पॉइंट्स नोट करना। इतनी विधियों को कोई भी टीचर आपको एक साथ नहीं कराएगा। ठीक है, और मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ करके लेके आया हूं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और 100 लाइक्स का टारगेट को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, कार्यात्मक विधि में क्या होता है कि एक्टिविटी बेस्ड जो है मेथड होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है गतिविधियां करता है। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि एक्टिविटी कर रहा है तो अनुभव भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो बाल केंद्रित अधिगम जो है प्रक्रिया के लिए जो है बेस्ट रहती है। रचनात्मकता और रुचि बढ़ती है इस विधि से। संवर्धन शिक्षण विधि क्या होता है, इनरिचमेंट मेथड में क्या होता है कि यह विधि प्रत्येक छात्र की रुचि और क्षमता के अनुसार अनुकूलित गतिविधियां प्रदान करती है, जिसमें व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यह विधि मेधावी छात्रों के लिए उपयोगी मानी जाती है। यह विधि विषय की गहराई से अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। आत्म विकास और प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है और चुनौतियों से निपटने की क्षमता विकसित होती है। सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव जो है लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे जो है समूह में एक साथ काम करते हैं ताकि सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर सके, ज्ञान साझा कर सके और एक दूसरे से सीख सके। तो सहयोग की जब सहयोग होगा एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, अपना एक दूसरे को ज्ञान साझा करेंगे और एक दूसरे को सीख प्रदान करेंगे, नॉलेज प्रदान करेंगे। इस अधिगम के माध्यम से विद्यार्थी समस्याओं को मिलकर के हल करते हैं। ठीक है, यह विधि जो होती है व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को बढ़ावा देती है, समावेशी कक्षा निर्माण में सहायक होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संरचित जो है शिक्षण विधि। स्ट्रक्चर्ड टीचिंग में क्या होता है, तो हम स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से जो है हम विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। सेम बस पॉइंट है। पाठ्यक्रम को छोटे और प्रबंधनीय चरणों में विभाजित किया जाता है और जिससे सीखना आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर में मतलब हम जो है पार्ट वाइज में जो है पढ़ाएंगे, प्रबंधन करेंगे, प्रत्येक चरणों को जो है विभाजित करेंगे, फिर उसको जो है पढ़ाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित किया जाता है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला 31वां नंबर है अनुभवजन्य विधि, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्या होते हैं, तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि यहाँ ऐसी विधि जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। ये बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान का विकास करता है। अनुभव के बाद छात्रों को अपने अनुभव
पर विचार करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है इस विधि के माध्यम से। और ये विधि जो है सीखने के वास्तविक जीवन में परिस्थितियों से जोड़ती है, सीखने को वास्तविक जीवन से परिस्थिति से जोड़ती है। ठीक है, बहुत सरल सरल भाषा में मैंने ये सब कुछ लिख रखा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। निर्देशित अधिगम में क्या होता है कि गाइडेड लर्निंग में क्या होता है कि ये टीचर इसमें गाइडेंस प्रदान करता है, मतलब एक टीचर मार्गदर्शक होता है और प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित की जाती है विधि। धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते हैं बच्चे इसमें। शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, नियमित रूप से प्रतिक्रिया देता है जिससे बच्चे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अंकेक्षक विधि। बहुत क्वेश्चन आपने देखे होंगे इस विधि से। सर्वे मेथड, ये विधि जो है जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित और स्वतंत्र खोज पर आधारित होती है। अरे भाई, आपके घर में कई बार सर्वे होता है कि नहीं होता है कि कुछ लोग आए, जैसे अभी SIR फॉर्म भराया जाता है तो ये सर्वे ही आधारित हो गया। तो यहाँ पे बच्चा जो है, कोई टीचर आपके यहाँ BLO आ रहा है, फॉर्म दे रहा है, तो ये जानकारी एकत्र करने के लिए दे रहा है ना, और यहाँ पे खोज हो रहा है कि कौन जो है इस देश का है, कि किसका जो है कार्ड बना है कि नहीं बना है, कौन पुराने, इस तरीके से तो खोज आधारित हो गया कि नहीं। छात्र स्वयं प्रयोग, अवलोकन, अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसमें जिज्ञासा और रुचि जो है बढ़ती है। ठीक है, ये विधि जो है बच्चों के प्राकृतिक जिज्ञासा को बढ़ाता है। नेक्स्ट विधि है यहाँ पे पारंपरिक विधि, जिसे कहते हैं व्याख्यान विधि, ट्रेडिशनल लेक्चर या मेथड कह सकते हैं। ठीक है, तो व्याख्यान में क्या होता है कि टीचर उसकी व्याख्या करेगा, तो टीचर केंद्रित हो गई। कम संसाधनों में अधिक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए विधि अच्छी मानी जाती है। ये पॉइंट नोट कर लेना। ये पारंपरिक विधि या व्याख्यान विधि, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीटेट में, मुझे ध्यान आ गया, और कई बच्चे इस पॉइंट्स को गलत कर देंगे। ठीक है, अभी आप लोग लग रहा होगा कि बहुत आसान है यार, बहुत, अरे छोड़ो, वो जल्दी जल्दी मैं पढ़ लूँगा। फिर बाद में जब पेपर आएगा ना, तब देखना कि आप लोग खुद ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करके नोट्स ज़रूर बनाना। इस विधि में स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है। आखिरी विधि है केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि छात्रों को किसी वास्तविक या काल्पनिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे बोल दिया गया बच्चे से कि आप जब जंगल में जाओगे तो आप जंगल में एक रात कैसे बिताओगे, इस पर केस स्टडी करना है। तो बच्चे कहेंगे कि मैं तो जो है अपना जो है घर बनाऊंगा वहाँ पे लकड़ी का, है ना। कोई कहेगा मैं पेड़ पे रह करके सोऊंगा। इस तरीके से जो है कुछ बताया जाता है। ठीक है, यह विधि बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, यह व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है, जिसमें तार्किक और आलोचनात्मक सोच डेवलप होती है। ठीक, इस प्रकार से देखें तो आपको मैंने 35 जो है केस स्टडी, 35 जो है टीचिंग मेथड्स दिए हैं। अब जो है एक एक क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है इन पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है व्याख्यान विधि का उपयोग विशेष रूप से कब प्रभावी माना जाता है। व्याख्या, किसी चीज की आप व्याख्या करते हैं तो कब प्रभावी माना जाता है। तो यहां पे आंसर है जब कम समय में अधिक जानकारी देनी हो विद्यार्थियों तक। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, यहां पे टीचर किसी चीज की व्याख्या करता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं और उसको नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाओ। यह कथन किस विधि को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। तो मछली देने की जगह मछली पकड़ना सिखाओगे, तो ये जो विधि है इसे कहते हैं अन्वेषण विधि। ठीक है, खोज आधारित विधि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। व्याख्यान में विधि में क्या होता है, किसी चीज की हम व्याख्या करते हैं। आगमन और निगमन विधि जो कि अरस्तू की है। ठीक है, जो भी विधि यहां समझ में ना आए तो उसको पीछे जाकर के जरूर देख लेना। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, टीचर की भूमिका निम्न में से किस रूप में अधिक प्रमुख होगी। तो प्रदर्शन विधि में जब बच्चे प्रदर्शन करते हैं तो इसमें जो है टीचर की भूमिका मार्गदर्शक की होती है और आदर्श रूप में प्रस्तुत करने। आदर्श रूप में मतलब कि प्रदर्शन कर रहा है बच्चा
अब मार्गदर्शन की जगह धर के कूटना ही शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर, इसलिए आदर्श प्रस्तुतकर्ता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 20 आया हो गई। नियंत्रक नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल करने वाला नहीं होना चाहिए, और मौन पर्यवेक्षक नहीं होना चाहिए प्रदर्शन विधि में भाई कि चुपचाप बैठा, चुपचाप कोने में बैठ के खड़ा है या बैठा है, सो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषी जो है विधि का मूल सिद्धांत क्या है? तो दो भाषी मतलब जहाँ पे बच्चा एक मातृभाषा है और एक लक्ष्य भाषा को प्राप्त करना होता है। ठीक है, टारगेट भाषा का। तो यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके एवं सीमित प्रयोग करना होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पे केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं होता, दो भाषाएं हैं, मातृभाषा का पूर्णतया त्याग नहीं करना होता है और केवल मातृभाषा में ही नहीं पढ़ना होता है। इसमें मातृभाषा और लक्ष्य भाषा, जिसे हम टारगेट भाषा कहते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, उसका प्रयोग करके जो है हम अपना जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। एक टीचर कक्षा 6 में गांधी जी और चरखा पाठ पढ़ाने के लिए कुछ बच्चों को गांधी जी, कस्तूरबा और अंग्रेज अफसर आदि की भूमिका दे रही हैं। इस विधि को हम क्या नाम देंगे? अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए टीचर क्या कह रही है कि गांधी जी का कैरेक्टर बना रहा है, एक बच्चों को गांधी जी बना दिया, किसी को कस्तूरबा बना दिया, किसी को अंग्रेज अफसर बना दिया, है ना, कोई। तो इस तरीके की भूमिका अगर निर्वाह कर रही है तो इसे हम रोल प्ले कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित डिस्कवरी लर्निंग में विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग और खोज के माध्यम से अधिगम करने का अवसर दिया जाता है। यह विधि निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? अब लर्निंग डिस्कवरी मेथड में, डिस्कवरी लर्निंग में बच्चा जो है क्या कर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर है। इससे क्या होता है, ये रटत जो है अधिगम नहीं, निष्क्रिय नहीं, तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, यहाँ पे आत्म प्रेरणा और जिज्ञासा जो है सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है ये विधि। ठीक है, नेक्स्ट है नेप, नेशनल न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के एकीकृत शिक्षण पर बल दिया गया है? तो देखिए, कठोर पृथक्करण नहीं, केवल एक भाषा और गणित पर फोकस नहीं, रटन तथ्य नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसे हम टैग वर्ड से ही हमने सॉल्व कर लिया। बहुविषयी और एकीकृत एवं खेल आधारित अधिगम। ठीक है, एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जहां पे बहुत सारे चीजों को हम मिला करके जो है सीखते हैं। ठीक है, चलिए। पोर्टफोलियो आधारित शिक्षण एक ऐसी विधि है जो निरंतर मूल्यांकन पर बल देती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पोर्टफोलियो आधारित अधिगम में क्या होता है, ये एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है, तैयार किया गया होता है, जहां पे बच्चे की कमियां और अच्छाइयां सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और फिर जो है उन्हीं जो कमियां होती हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इसका मूल जो उद्देश्य निकल के आएगा वह है विद्यार्थियों की सीखने की यात्रा को साक्ष्य सहित प्रदर्शित करना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। केवल परीक्षा परिणाम के आधार पर मापना नहीं, अनुशासन को बनाए रखना नहीं, कमजोर छात्रों की पहचान करना नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। सहकारी अधिगम का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? सहकारी अधिगम, तो किसने जो है इस अधिगम को जो है वकालत करी थी? तो वाइगोस्की, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जो है अंतःक्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाइगोस्की का जो निकट विकास क्षेत्र और सामाजिक संरचनावाद है, यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पोर्टफोलियो विधि का उपयोग किस प्रकार के मूल्यांकन दृष्टिकोण को सबसे अधिक सशक्त बनाता है? तो पोर्टफोलियो विधि जहां पे हम बच्चे का पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, और अगर मूल्यांकन की बात करें तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट नाम देंगे, रचनात्मक मूल्यांकन इसका नाम देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अनुकरण विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो अनुकरण विधि का प्रयोग जहां ये कहां होता है, तो ये जब हम व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। आंसर हो गया ऑप्शन डी। वैयक्तिक शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत जो है शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत जो है प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गति और आवश्यकताओं के अनुसार
उन्हें शिक्षण देना। 12वें का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। विश्लेषणात्मक विधि की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर और जटिल को छोटे छोटे सरल तथ्यों में तोड़ करके समझना। विश्लेषण में हम तथ्यों को छोटे छोटे जो है तथ्यों में तोड़ करके समझने का प्रयास करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। चर्चा विधि में शिक्षण का प्रमुख बल किस पर होना चाहिए? तो चर्चा विधि में जब हम चर्चा करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि विद्यार्थियों के सक्रिय संवाद और विचार विनिमय पर जो है हमें प्रमुख बल देना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन लघु शिक्षण के लिए असत्य है? अब लघु शिक्षण, यह शिक्षण जो है शिक्षक प्रशिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था। आंसर है, अब देखिए, आत्मविश्वास और कौशल को सुधारता है। यह वास्तविक कक्षा में समान ही होता है। एक बार में केवल एक कौशल पर केंद्रित है। 15वें का आंसर हो गया ऑप्शन सी जो है गलत है। ए, बी और डी यहां पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षक जो है विषय को क्या करता है? तो यहां पे विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षक जो है विषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को किसी समस्या पर दो अलग अलग मत प्रस्तुत कर बहस करवाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीचर क्या हो रहा है, समस्या को दो अलग अलग मतों पे, है ना। तो जैसे कोई एक टीचर ये कहे कि आईपीएल खेलना अच्छा है, एक तरफ अच्छे वाले बच्चे बैठ जाए और एक तरफ ये कहे कि जो जिनको लगता है कि आईपीएल नहीं खिलाना चाहिए। क्रिकेट में जो आईपीएल होता है ना, तो ये इस तरीके की जो बहस होती है ये बच्चे में तर्क शक्ति डेवलप करती है, निर्णय क्षमता का विकास करती है। ठीक है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाती है। ठीक, चलिए, गणित शिक्षक विद्यार्थियों को पहले उदाहरण देना और फिर जो है प्रश्न हल करवाना। पहले उदाहरण देना फिर नियम बताना, तो ये विधि आगमन विधि कहलाती, इंडक्टिव मेथड। अरस्तु द्वारा जो है ये प्रस्तावित विधि है। ठीक है, अब एक टीचर पहले नियम बताता है और फिर जो है उदाहरण देता है, तो ये विधि जो है निगमन विधि कहलाती है, डिडक्टिव मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो, एक टीचर अंग्रेजी पढ़ाते समय नया वाक्य पहले हिंदी में अर्थ सहित बोलती है फिर अंग्रेजी में बोलती है और बच्चे दोहराते हैं। ये विधि किस चीज के? तो पहले हिंदी में बोल रही है फिर अंग्रेजी में बोल रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रत्यक्ष विधि तो नहीं होगी, ये द्विभाषिक विधि है। यहां पे दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो पहले हिंदी बोले चाहे अंग्रेजी बोले, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर विद्यार्थियों को किसी वैज्ञानिक तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करने को कहता है। ये कौन सी विधि? वैज्ञानिक तथ्य को सिद्ध करने की बात कर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल जो है मेथड होगा, प्रयोग विधि होगा, ना कि परियोजना विधि होगा। आंसर हो गया 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि में विद्यार्थी क्या होते हैं? अनुकरण विधि में विद्यार्थी वास्तविक स्थितियों का अभ्यास करते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाने के लिए पहले उदाहरण दे रही है फिर जो है परिभाषा बता रही है, तो उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि को हम कहते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। 24वां क्वेश्चन है कि केस स्टडी की बात करें अगर हम, तो प्रयुक्त होने वाली प्रमुख तकनीकें कौन सी है? तो देखिए, केस स्टडी जिसमें हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, बच्चा अवलोकन का प्रयोग करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होता है और दस्तावेजी जो है अध्ययन होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हम सभी तरीके जो है प्रयोग किए जाते हैं केस स्टडी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकेक्षक जो है, अंकेक्षक विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? अंकेक्षक का मतलब होता है सर्वे। अब सर्वे क्या करेगा? जानकारी इकट्ठा करने के लिए करेगा ना, तो यहाँ उत्तरों की प्रामाणिकता पर संदेह रहता है। यहाँ पे सबसे बड़ा दोष यही है इसका कि भैया जो सर्वे हुआ है और जिसने इसका बारे में बताया कि हाँ मेरे जो है घर में इतने मेंबर है, इतने इतने लोग हैं, ये वो, इसकी प्रामाणिकता पर जो है संदेह किया जा सकता है।
बहुत महंगी है क्योंकि बहुत लंबा, अब सर्वे कहाँ तक हो रहा है कुछ पता कह सकते हैं क्या, बहुत समय लगता है और गहन विश्लेषण इसमें नहीं होता, बस आदमी से पूछा उसने जवाब दिया हमने नोट कर लिया, ऐसा होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे जो है डी आंसर भी लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।